नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। आज से हम अपना पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये जो सीरीज़ होगी वो बेस्ड होगी एम लक्ष्मीकांत के छठे एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे अपने आज के इस वीडियो में, वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स, प्रीवियसली आस्क्ड एमसीक्यूज, जो इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड जो पीछे सवाल पूछे गए हैं पिछले कई एग्ज़ाम्स में, उसको हम देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या होता है। इंडियन पॉलिटी के दो पार्ट हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है गवर्नेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि एंजॉय करता है एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, मतलब कानूनी रूप से वो कानूनी पवित्रता जिसको कहा जाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिछले कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आपको क्या लिखना है? सुप्रीम डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, किसी भी स्टेट का जो गवर्नमेंट होगा, उसके कौन कौन से अंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे और किन सिद्धांतों पे परफॉर्म करेंगे उस फंक्शन को, वो बताता है। फिर हम देखते हैं स्टेट यानी राज्य। राज्य क्या होता है? राज्य एक ऐसी संगठित इकाई होती है जो किसी एक डेफिनिट बाउंड्री के अंदर रह रहे लोगों का एक समूह, जो कि किसी एक सरकार के अधीन हो। ठीक है, और वो जो सरकार होती है वो अपने निर्णय लेने के लिए, चाहे वो अपना अंदरूनी मामला हो या फिर कोई विदेश नीति हो, इन मामलों के लिए वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक राज्य को बनाने के लिए चार तत्व होने चाहिए। ठीक है, वो चार तत्व कौन कौन से हैं? वो चार तत्व हैं आपके टेरिटरी, मतलब एक डेफिनिट एरिया जो कि डिफाइंड हो कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि ये एक राज्य है। ठीक है, तो इसमें ये जो बाउंड्री डिमार्केटेड है, फिर उसमें ये लोग रह रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद से तो ये जो लोग हैं ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगी पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखते हैं गवर्नमेंट। इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो वो जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करती है? उसको चलाने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकल बेसिस होती है। ठीक है, और ये जो टेरिटरी और पॉपुलेशन है ये फिजिकल बेसिस होता है, यानी भौतिक आधार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? एक राजनीतिक आपका समूह है जो कि यहाँ का सिस्टम बनाता है और सिस्टम को तय करता है कि किस हिसाब से राज्य की जनता को या फिर वहाँ रहने वाले लोगों को किस तरह से कार्य करना है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है हमारा? सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है कि जो राज्य की जो सरकार है जो काम कर रही है, वो अपने फैसले लेने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, यानी किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। अपने राज्य के जनता के लिए, लोगों के लिए जो भी हितकारी फैसला होगा वो लेने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा थ्री फंक्शंस ऑफ अ स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या क्या होता है, यानी स्टेट में काम क्या क्या होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। पहला काम होता है आपका लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेचर बनाया हुआ है, एमपी, एमएलए। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये लोग लेजिस्लेचर में आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका लॉ इम्प्लीमेंटेशन, कि लॉ को, जो भी कानून बनाया गया है, वो लागू कैसे किया जाएगा। तो उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स यानी कार्यपालिका। अब इस कार्यपालिका ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मिनिस्टर्स और दूसरे होते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, मिनिस्टर्स जो होते हैं ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर इसका तीसरा पॉइंट होता है आपका लॉ एडजुडिकेशन। लॉ एडजुडिकेशन में क्या होता है कि जो लॉ बनाया गया है वो जनता के लिए हितकारी है या नहीं है, इसका डिसीज़न कौन लेता है? इसका डिसीज़न लेती है जुडिशरी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट जो होता है वो एक स्टेट का एजेंट होता है। एजेंट होता है इन द सेंस कि गवर्नमेंट एक ऐसी मशीनरी है जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ को लागू करेगी, कोई भी कानून जो बनाया गया है उसको जनता के बीच में ले जाना है, उसको ग्राउंड लेवल पे ले आना है। और तीसरा चीज़ होता है
एजुडिकेशन, जो किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। फिर सॉवरेंटी, अभी मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो चाहे अंदरूनी आपका डिसीजन कोई भी निर्णय लेना हो या फिर आपको एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में कोई निर्णय लेना हो, जब किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना काम होता है तो वो सॉवरेंटी कहलाती है। अब सॉवरेंटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डिपेंडेंट, डोमिनियन और सॉवरेन, ठीक है। अब आप भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1858 से लेकर के 1858 जब से क्राउन रूल आया, ठीक है, तब से लेकर के 1947 तक इंडिया जो है वो किसके ऊपर, ब्रिटिश शासन के ऊपर डिपेंडेंट था। यानी जो अंदरूनी निर्णय है, जो अंदरूनी कानून है, वो भी ब्रिटिश बनाते थे और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो भी ब्रिटिश बनाते थे, ठीक है। फिर बीच में एक जो है मुद्दा उठा था डोमिनियन स्टेटस का, आपने सुना होगा, भगत सिंह ने और इन लोगों ने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, डोमिनियन में कि जो आपका इंटरनल डिसीजन है, ठीक है, वो तो आप खुद ले सकते हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ब्रिटिश शासन लेगी, ठीक है। तो ये डोमिनियन स्टेटस था, मतलब ब्रिटिश शासन का इन द सेंस मेरा कहना ये है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर जो कि आपके ऊपर गवर्न कर रही है, ठीक है, तो वो आपका निर्णय लेती है एक्सटर्नल अफेयर्स के केस में, तो वो डोमिनियन हो जाता है। और सोवरेन में क्या होता है, सोवरेन में होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजंस है, वो आपका खुद का होगा, किसी और के दबाव में आप वो नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है मैं हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, भारतीय संविधान के निर्माण का जो प्रोसेस था वो क्या था। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले की थी एम.एन. रॉय ने, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, इन्होंने 1934 में ये मांग की थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और उसको देख के 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड की, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर हम देखते हैं कि 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है, उसके बाद 1937 में एक इलेक्शन हो जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कहते हैं कि अब भारत की एक संविधान सभा बैठनी चाहिए जो कि भारत का संविधान बनाएगी। तो इस मांग को पूरा कब किया जाता है, इस मांग को पूरा किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा 1946 में, जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है, तब ये मांग जो है वो पूरी की जाती है और भारत की एक संविधान सभा बिठाई जाती है। हालांकि संविधान सभा जो है वो दो संविधान सभा की मांग थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम जो है एक अलग राज्य चाहते हैं, तो हमें जो है हमारी संविधान सभा अलग बैठनी चाहिए, और भारत से हम अलग होना चाहते हैं तो भारत की संविधान सभा अलग बैठनी चाहिए। हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान जो है इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ था, लेकिन इन फ्यूचर जो है फिर उसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन वाले प्लान में जो है इंडिया का विभाजन हो जाता है और दो बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो पहली मीटिंग होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग नहीं आता है और वो अपनी मांग पे अड़ा रहता है कि हमें तो एक दूसरा देश चाहिए पाकिस्तान के नाम से और उसकी संविधान सभा अलग बैठनी चाहिए। तो कुल 389 मेंबर थे, 389 मेंबर्स में से 211 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इस सभा की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट होते हैं या टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं, 2 दिन के लिए ही होते हैं, क्योंकि दूसरी जो बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, और वाइस प्रेसिडेंट 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र जो होता है, यानी कानूनी सलाहकार जो है, वो श्री बी.एन. राव को अपॉइंट किया जाता है कि वो कानून कैसा है, कैसे बनाना है, इन सब के बारे में जो सलाह देंगे वो सर बी.एन. राव देंगे। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक
रेजोल्यूशन ले आते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता है, और यूनानिमसली डिस्कशन होने के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, प्रीएम्बल के नाम से। ठीक है, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इस संविधान सभा में कुल मिला के टोटल 22 बड़ी छोटी कमेटियां बनी थी। हम कुछ मेजर कमेटीज़ के बारे में देखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे रूल्स कमेटी जो है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान को लिखना है, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन करना है, बताना है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ के संविधान आयोग का अध्यक्ष कौन था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट कमिटीज़ के अध्यक्ष कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यूनियन पावर कमेटी जो है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ मेजर कमिटीज़ थी जो हमने देखा है। अब हम चलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को पहली बार बैठती है। भारत के विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और विभाजन हो जाता है, और फिर ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई 2 संविधान सभा चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान का अलग संविधान सभा बन जाता है और भारत का अलग संविधान सभा बन जाता है, और अब संविधान बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जो टीम है वो बैठती है। ठीक है, इसके 7 सदस्य कौन कौन थे, इसके 7 सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो किसकी जगह ली थी, इन्होंने जगह ली थी बी एल मित्तर की, जिन्होंने अपने कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया था कि मैं इसका मेंबर अब नहीं बना रह सकता हूँ, मेरी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए उनके जगह पे आए कौन, एन माधव राव, और 7वें मेंबर थे टी टी कृष्णमाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को, जिनकी मृत्यु हो गई थी सन 1948 में। ठीक है, तो ये लोग पूरा एक काम करते हैं, और टोटल जो उनकी सिटिंग होती है वो सिटिंग के बाद जो है 141 दिन लगता है उनको पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में कि संविधान का, हमारा भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। बहुत सारे देशों का संविधान वो रीड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करने के बाद कि उनमें से क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको लिया गया। क्यों 60 को क्यों लिया गया, 60 क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी वास्ट कंट्री, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, साउथ इंडियंस का अलग कल्चर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडियंस का अलग कल्चर है, आपका गुजरात का अलग कल्चर है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कल्चर अलग हो गया, लैंग्वेज अलग हो गए, एथनिसिटी अलग हो गई। तो इन सारी चीज़ों का मेल करना था, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है हमें कंबाइन करना था, ये सारी चीज़ें देखनी थी। इन सबको देखते हुए जो है 141 दिन में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। फिर हम देखते हैं कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ठीक है, आजकल हम इसको जो है संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। मोदी जी ने अभी 2 साल पहले जो है इसका अनाउंस किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और बड़े ज़ोर शोर से भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो हम देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 से लेके आपका 24 जनवरी 1950 तक कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। ठीक है, और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और जो पूरा संविधान है वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। आज के टाइम में हम देखें कि कितना है, तो आज के टाइम में मोर देन 480 आपके आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, और पूरा संविधान जो है वो कितने पार्ट्स में है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
और ये जो संविधान सभा थी ये दो तरह से काम कर रही थी। ये भारत के एंट्रिम गवर्नमेंट के रूप में भी काम कर रही थी और दूसरा संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। तो जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या होते थे, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और जब ये एक एंट्रिम गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही थी यानी संसद के रूप में काम कर रही होती थी, तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होता था, तो इसके अध्यक्ष होते थे सर जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। तो इसका मतलब ये संविधान सभा का दो रोल था, एक संविधान सभा के रूप में काम करना, दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में काम करना। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ तो चाहिए ना देश को चलाने के लिए, कुछ सिस्टम तो उसके लिए भी चाहिए। संविधान सभा तो ठीक है, संविधान तो बन ही रहा है हमारा कि हमें मतलब किस तरह से काम करना है अगले कई सालों तक, ठीक है, उसके लिए संविधान तो बन ही रहा है। लेकिन फॉर दैट टाइम पीरियड कुछ और जो छोटे मोटे लॉज जो हैं, जो टेम्परेरी लॉज लाने हैं, उसके लिए हमको क्या देखना था, उसके लिए हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट भी चाहिए थी जिसके अध्यक्ष के रूप में कौन था, जीवी मावलंकर सर थे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसके, जो कि वनडे एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। जैसे ट्राई कलर है हमारा, ट्राई कलर मतलब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को कब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट किया गया, तो वो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और जनगण मन नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये जनगण मन को लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया। इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को ही क्या करती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो पूछ लेता है, जो आप लोग को जानना चाहिए। पहला चीज़ तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, वो हैंड रिटन था, प्रिंटेड नहीं था। ठीक है, और इसके कैलीग्राफर कौन थे, उसके कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ठीक है, और इसको जो संविधान बना था हमारा, उसको डेकोरेट करने का जो काम था और उसको उसमें जो भी उसको ब्यूटीफाई करने का जो काम था, मतलब उसको सौंदर्य जो भी दिया गया, वो काम था नंदलाल बोस का और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, जो कि कहाँ के थे, शांति निकेतन के थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था जिसमें अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी कि आधिकारिक रूप से हिंदी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी भाषा में ये संविधान नहीं लिखा गया था। और ये जो है 58वें संविधान संशोधन के बाद जो है हिंदी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो इसके तहत जो है एक नया आर्टिकल आया 394A के थ्रू जो है ये हिंदी भाषा में 1987 का जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद जो है ये लिखा गया। ठीक है, और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने की थी, हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी की थी वसंत कृष्णन वैद्या ने। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि संविधान कैसे बना। ठीक है, संविधान सभा की मांग कब उठी, उसमें जो है उसके संविधान सभा के घटक क्या क्या थे, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी कि काम कैसे करती है, कैसे कैसे कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लाइन देखा हमने, इंपॉर्टेंट डेट्स देखी कि किस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके और भी फंक्शंस देखे, जैसे ये एडॉप्शन वगैरह कि किस दिन क्या, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग किस दिन अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि मेजर एंड माइनर कमिटीज़ क्या क्या थीं। ठीक है, और फिर उसके बाद से उसको अडॉप्ट कब किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो इस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत का, तो इसके ऊपर और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर जो है लोगों की कुछ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। ठीक है, जैसे जो आपके ब्रिटिश स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। ठीक है, जैसे कईयों ने कहा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है? क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, वो लोगों द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं, बल्कि कुछ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए थे, कुछ जो है प्रोविंशियल के द्वारा भेजे गए थे, और कुछ जो है रियासतों के द्वारा वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने भेज दिया था। ठीक है, तो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला वो नियम नहीं था, ठीक से लागू नहीं होता था। सिर्फ शिक्षित लोगों को, कुछ जो शिक्षित लोग होते थे, मतलब जो वोट लेने का जो हिस्सा था वो करीब करीब ये मान के चलिए कि 10% लोगों को ही वोट करने का अधिकार था। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है।
उसके बाद से हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं है? उनका ये कहना था कि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय ले लिया और ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन ही है, अभी तक लॉर्ड माउंटबेटन गए नहीं हैं और अभी भी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ही संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसका जो कहना था कि इन्होंने 2 साल से ऊपर एक संविधान बनाने में लगा दिया। ठीक है, इतना समय 2 साल क्या, लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 3 साल लग गया, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, लगभग लगभग 3 साल हो गया, वो 3 साल कंप्लीट के आसपास था। तो उन्होंने कहा कि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है और ये ड्राफ्टिंग कमेटी इसको नहीं बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था ड्रिफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स आने चालू हो गए। फिर उसके बाद से एक और क्रिटिसिज्म था इसका कि ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस था। जब कांग्रेस पार्टी ही मेजॉरिटी पार्टी थी यहाँ पे, तो कांग्रेस ही रहेगी। ठीक है, तो उसके ही लोग रहेंगे। इवन एक ब्रिटिश स्कॉलर थे ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ एक पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है, इस तरह था। जैसे बाद में कईयों ने बाद में बोला कि भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। तो यही वाला ग्रैनविल ऑस्टिन का कंसेप्ट था कि भारत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ कमेंट किया था, इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था। एक और क्रिटिसिज्म था कि जो संविधान सभा है वो लॉयर डोमिनेटेड है, यानी वकीलों से भरी हुई सभा है, इसमें सारे वकील हैं। और यही कारण भी है शायद कि कानूनी रूप से किसी दांव पेंच में ना फंसे, तो इसीलिए हमारा संविधान जो है इतना लेंदी भी हो गया है। तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान की विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता तो क्या है कि ये इसका हम मतलब अभी तो पहले कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं, फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि आपका ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ठीक है, कि इसमें कुछ जो है वो लचीले नियम भी हैं और कुछ जो है बहुत सख्त नियम भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से तीसरा पॉइंट है इसका फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है, कि यहाँ पे संघवाद भी है और केंद्रीकृत शासन भी है। फिर उसके बाद से आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के साथ साथ इसमें क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यहाँ के नागरिकों को। जब भी कोई सरकार कोई अपनी पॉलिसी बनाएगी तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने पॉलिसी को बनाते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखे। ठीक है, फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि नागरिकों के लिए जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको, कि आपके अधिकार क्या हैं, आप अपने अधिकार के लिए कैसे फाइट कर सकते हो, उसी तरह उनको बताया गया है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, हालांकि ये बाद में ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखते हैं ये सेकुलर स्टेट का इसमें एक दर्जा है कि भारत जो है, यहाँ सेकुलरिज्म जो है वो धर्म निरपेक्षता नहीं है, भारत के संदर्भ में इसको हम पंथ निरपेक्षता के रूप में देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को जो है वो सभी जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं सभी को वोट देने का अधिकार है और सरकार चुनने का अधिकार है। फिर उसके बाद से एक और पॉइंट है यहाँ पे क्या, कि सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे ये यूएस की तरह नहीं है कि वहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और ऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग सिटीजनशिप है, ऐसा इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और एक ही सिटीजनशिप क्या होती है, वो होती है आपकी इंडियन। के लिए जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं जिसका लेना देना ये आपका संसद से नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका कैग हो गया, यूपीएससी हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं इसमें। इमरजेंसी प्रोविज़न्स क्यों दिए गए, कि कभी ऐसी कोई आपदा की सिचुएशन आ जाए और जहाँ पे जो रेगुलर गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाए, वो काम नहीं कर पाए, तो किस तरह से काम करना है, इसके लिए जो है वो मेनली 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई। नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 3 टायर गवर्नमेंट है। हालांकि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ 3 टायर गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ 2 टायर गवर्नमेंट ही थी, यानी एक गवर्नमेंट सेंटर पे, एक गवर्नमेंट स्टेट में। लेकिन गांधी जी का जो व्यू था, गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज। आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि गांधी जी का जो व्यू था वो ग्राम स्वराज का था, कि जो लोअर लेवल पे जो हमारा जो सिस्टम है वहाँ से हम मजबूती प्रदान करेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर तक मजबूती आ जाएगी और हमारा देश जो है वो समृद्ध हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो 3 टायर गवर्नमेंट कर दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था जो है इंडिया में
संवैधानिक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये आपका 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2011 में लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब हम इसको जो है धीरे धीरे करके इसको आगे हम देखते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथिएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? पहली बात तो हम बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की होती हैं। पहला एक लिखित संविधान होता है, दूसरा जो होता है अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ठीक है। इसी तरह से अनरिटन यानी अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटिश का संविधान जो अलिखित संविधान है, न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है। तो हम देखेंगे क्या कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है जो कि लिखित रूप में है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है, एलाबोरेट है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि विस्तृत है, ठीक है। इसका जो फैक्टर्स है, जो इसके मतलब इतने बड़े होने में कौन कौन से फैक्टर जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर हो गया। जोग्राफिकल फैक्टर कैसे हो गया कि भारत जो है वो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, इतनी तो इसमें डाइवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है उनकी, ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हो गया। हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर क्या हो गया कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो खुद इतना बल्कि था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उस हिसाब से जो है ये उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें जो है वहाँ से ली गई, ठीक है। तो इसलिए जो है हिस्टोरिकल फैक्टर ये हो गया, इसलिए जो है इसका साइज़ इतना बड़ा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेंटर यानी केंद्र के लिए, पूरे भारतीय संघ के लिए और राज्य के लिए, ठीक है, दोनों के लिए एक ही संविधान है, तो ये भी हो गया। चौथा रीज़न आपका हो जाता है कि उसमें वकीलों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था हमारा संविधान सभा, उसमें वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर हम देखते हैं क्या कि इसमें जो राज्य व्यवस्था का जो मूलभूत सिद्धांत है वो तो दिए ही हैं, इसके अलावा जो है वो प्रशासनिक तबकों का भी जो कैसे उसका काम करना है उसकी भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। तो ये भी एक कारण है इसके इतना लेंदी होने के, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या है कि इसमें दोनों तरह के अधिकारों को डाल दिया गया है, जो कि कोर्ट में जस्टिसेबल हैं वो भी और जो कोर्ट में नॉन जस्टिसेबल हैं वो भी। तो ये सारा रीज़न था एक हमारे जो भारतीय संविधान है उसके लेंदी होने का, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट ये है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी संविधान जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो रिजिड हो सकता है यानी बहुत सख्त हो सकता है, यानी उसके रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं उसको बदलने के लिए, या फिर दूसरा हो सकता है फ्लेक्सिबल यानी बहुत लचीला हो सकता है, ठीक है। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें जो भी संविधान में अगर कुछ संशोधन करना होगा तो उसके संशोधन के लिए आपको एक बहुत ही सख्त और बहुत स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जैसे 3/4 मेंबर्स का जो है आपके पास वोट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ फिर क्या है कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से भी आपका रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह की जब चीज़ें हो जाती हैं संविधान को संशोधन के लिए तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे उसमें संशोधन करने के लिए जैसे ऑर्डिनरी लॉज जो बनाए जाते हैं, जो कि आमतौर पे कानून जो बनाए जाते हैं उसी तरह से अमेंड कर दिया जाए, ठीक है। यानी आपका जो है वो 50 मोर देन 50% मेजॉरिटी से आपने वोट कर दिया, ठीक है, वो आपका संविधान में संशोधन हो गया, ठीक है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे रिजिडिटी दिखाई गई है और कई प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी यानी सख्त और लचीलेपन का मिक्सचर है, ठीक है। यानी एक तरह से आप कह लेंगे तो ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स टू बी मेड, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, जो कि कुछ तो सिंपल होते हैं, कुछ इसमें जो है आपके मुश्किल होते हैं, यानी कुछ रिजिड हैं कुछ फ्लेक्सिबल हैं, तो इसलिए हम इस तरह से देखेंगे। और ये अमेंडमेंट्स और मेजॉरिटी वाला जो टर्म है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो समझा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस, ठीक है। इंडिया में जो ये फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा,
कैनेडियन फेडरेशन से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी स्टेट को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। यहाँ अमेरिका के जैसे नहीं है कि राज्य मिलके संघ बने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो संघ है वो राज्यों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है। हालांकि पूरे संविधान में कहीं पे भी आपका ये मेंशन नहीं मिलेगा कि ये जो भारत को फेडरेशन नहीं बोला गया, जबकि पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 1 ही, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वो भारत को क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ठीक है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको फेडरल सिस्टम क्यों कहते हैं और यूनिटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, दोनों क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं, एक फेडरेशन होने के लिए जो जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है एक यूनियन होने के लिए जो जो फीचर्स चाहिए वो भी मौजूद हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाया गया है, ठीक है, केंद्र को मजबूत बनाया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब हम देख लेते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं जो एक फेडरेशन में होने चाहिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जैसे दो गवर्नमेंट, ठीक है, यानी केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। हालांकि इंडिया में क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के पावर्स अलग अलग होंगे। जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से तीसरा फीचर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने आपको पहली लाइन जब पढ़ाई थी, पहली लाइन में ही आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है ये, इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं अब आगे कि द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अभी आपको हमने पिछले वाले में बताया कि कई सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि रिजिड हैं अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये अभी हमने आपको बताया डिविजन्स ऑफ पावर्स में कि एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करेंगे और जुडिशरी अलग काम करेगी, दोनों एक दूसरे में लिप्त होकर काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। और बाई कैमरलिज्म जो है, बाई कैमरलिज्म मतलब आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जैसे सेंटर में देखा जाए तो हमारे पास जो है लोअर हाउस है लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा, तो ये बाई कैमरल हो गया, ठीक है। इसी तरह स्टेट्स में भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बाई कैमरलिज्म है। तो ये सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। और यूनियन होने के लिए क्या क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया हुआ है, केंद्र मजबूत होती है, केंद्र के इशारे पे हम देखते हैं कि कई बार जो है वो राज्य सरकारें जो है गिरा दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये हमने देखा है कई जगह, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य और केंद्र का दोनों का सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर ये अपॉइंट करता है, ये हमने बताया अभी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है। और कई जगहों पे स्ट्रॉन्ग सेंटर का एक और एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा तेलंगाना गठित हुआ, ठीक है। हालांकि मांग जो है तेलंगाना के लोग कर रहे थे कि नया राज्य बने तेलंगाना, लेकिन उसमें तेलंगाना का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है, उसमें तेलंगाना का कोई हाथ नहीं होता है। ये सब कुछ जो है आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि राज्य सरकार चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकती है, और ये डिसीजन पूरा का पूरा जो है संसद का होता है, संसद यानी केंद्र का, ठीक है। अगर वो चाह लेगी कि इस राज्य को बड़ा करना है, इस राज्य को छोटा करना है, इस राज्य के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो अपना काम कर लेगी। हाँ, राज्य से एक बार जरूर एक पूछा जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से कि ये हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं और आप जो है आपका इसमें कोई विचार हो तो आप हमको दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर वो विचार वो लोग देते हैं, उसका कुछ एक पीरियड होता है कि इतने दिन बाद जो है अगर आप इतने दिन तक विचार नहीं देते हैं तो हम जो है अपनी तरफ से इसको पारित कर देंगे और ये बन जाएगा। और वो लोग जो विचार दे देते हैं तो केंद्र सरकार जो है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है कि उन्होंने जो अपना विचार रखा है वो केंद्र सरकार माने ही। केंद्र सरकार चाहे तो उस विचार पे जो है चर्चा कर सकती है और नहीं चाहे तो उस पे नहीं भी चर्चा कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का, ठीक है।
अब हम देखते हैं अगला, ऑल इंडिया सर्विसेज। बिल्कुल है ऑल इंडिया सर्विसेज, आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस, आईएएस की, आईपीएस की, ये ऑल इंडिया सर्विसेज ही तो हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब जो है, इसमें जो हम बता दूं आपको कि ये पिरामिडिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नीचे जो होते हैं आपके लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए। फिर उसके बाद से हाई कोर्ट्स आते हैं। फिर सबसे ऊपर ये जो एरिया, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक। तो ये इस तरह से ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए हमने कहा है क्या कि ये फेडरल सिस्टम है विथ अ यूनिटरी बायस। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जो एक केसी वियर नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो अपने नेचर में तो वो फेडरल है, ठीक है, यानी संघवाद है उसके नेचर में, लेकिन जो उसका स्पिरिट है वो यूनिटरी है, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक टर्म दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान, भारतीय संघवाद दरअसल संघ नहीं है, दरअसल ये संघवाद नहीं है, ये क्या है, ये क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये हमने लिया कहाँ से? ये हमने लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक इसमें क्या चाहिए होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। रियल हेड यानी प्राइम मिनिस्टर, जो कि चुने हुए नेताओं के द्वारा जो चुना जाता है, यानी जो उनका अध्यक्ष होता है, वो आपका प्रधानमंत्री कहलाता है। और उसके अलावा एक पैरेलली सिस्टम जो वर्क करता है, वो होता है क्या? नॉमिनल हेड। जैसे ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपकी महारानी है, अभी जल्दी आपने देखा होगा महारानी की डेथ हो गई है, ठीक है, अब प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं। उसी तरह से भारत में महारानी राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। तो भारत में क्या है? भारत में है कि यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जिसके नाम पे सारे काम होते हैं। आखिरी जो साइन होता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए या किसी भी एक्ट को पारित करने के लिए, वो क्या होता है? वो राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है। तो रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये फीचर इंडिया में है। रियल हेड कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री, और नॉमिनल हेड जो होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, आप जानते हैं कि भारत में जो है 272 से ऊपर जब सीटें आती हैं तभी सरकार बन सकती है, यानी जिसकी जो है सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसे बीजेपी है, अभी 300 से ऊपर सीट है उसकी, ठीक है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो है कांग्रेस थी, हालांकि वो कोalition गवर्नमेंट था, लेकिन उनके पास जो समर्थन था 272 से ऊपर का, जो आंकड़ा है 272, वो पार करना होता है। वो 272 का आंकड़ा आपने पार कर लिया तो आप जो है आगे हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल, तो आप जो है सरकार बना लेंगे। फिर उसके बाद से तीसरी चीज़ क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो मंत्रीगण हो गए, उन सब की संसद के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है केंद्र सरकार में, और राज्यों में किसके प्रति? विधानसभा के प्रति जो है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, वही उनका जो है मेंबरशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि कोई नॉन मिनिस्टर को जो है मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक टर्म पीरियड दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है कहीं ना कहीं से सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो अपर की ले लें, चाहे अपर हाउस की ले लें, चाहे लोअर हाउस की ले लें, ठीक है। और राज्यों में अगर अपर हाउस लोअर हाउस है तो ठीक है, नहीं है तो उनको जो है लोअर हाउस ही, मतलब विधानसभा का ही सदस्यता उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये भी है कि लोकसभा जो है भंग भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि ये जो है सरकार चलने वाली नहीं है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और पुनः चुनाव कराए जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोकसभा भंग भी हो सकता है। लेकिन ये केस जो है ये लोअर हाउस के लिए है, यानी लोकसभा के लिए, अपर हाउस के लिए नहीं है। अपर हाउस कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है। हमारा जो संविधान है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है विद इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज हेड, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम कहते हैं रिपब्लिक,
ठीक है। ब्रिटेन जो वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है रिपब्लिक? क्योंकि वहाँ पे वो राजा रानी वाला सिस्टम चला आ रहा है, राजा राजा का बेटा राजा या फिर रानी, ठीक है। तो वहाँ पे वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि इसका जो नॉमिनल हेड है, ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, ठीक, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ है, ठीक है, यानी निर्वाचित है वो प्रधानमंत्री। वो आपका जो है अपॉइंटेड नहीं है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं चला आ रहा है। तो इसलिए भारतीय जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ब्रिटेन से अलग है, ठीक है। और इस चीज़ को हम ये भी देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कई जगह प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और नाम है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इसको। ये कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है वो कहाँ है, वो एक एरिया है वेस्टमिंस्टर, वहाँ पे है, तो इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग को क्लियर। अब हम जो है थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वही कुछ एग्जीक्यूटिव्स में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग होगी, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होगी और जुडिशरी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद से एग्जीक्यूटिव जो होते हैं यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं और यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। मैंने बताया था आपको कि एग्जीक्यूटिव डुअल एग्जीक्यूटिव कैसे हुए। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं क्योंकि वो लोग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके IAS PCS, ठीक है, ये लोग जो अधिकारी होते हैं ये लोग क्या होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। बट ऐसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। बल्कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है कि एग्जीक्यूटिव जो हों वो उसके लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब पावर्स यहाँ पे क्या है, पावर्स जो है यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसमें कंसंट्रेटेड होता है और यहाँ पे पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम अलग है, लॉ मेकिंग एक अलग बॉडी कर रही है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन अलग बॉडी कर रही है और लॉ एजुडिकेशन अलग बॉडी कर रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लॉ एजुडिकेशन जरूर अलग बॉडी करती है लेकिन लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन में वो पावर जो है वो लगभग सेम ही लोग होते हैं, तो इसलिए उनमें कंसंट्रेटेड रहती है पावर। अब हम देखते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर होने के लिए आपको लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है, यानी पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है कि एक मिनिस्टर होने के लिए आपको लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप आउटसाइड भी हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट को जाके कह सकता है, प्रेसिडेंट को ये सलाह दे सकता है कि ये सरकार जो है काम नहीं करने वाली है और जो है इसको लोकसभा को भंग कर दिया जाए और पुनः चुनाव की तैयारी की जाए, ठीक है। बल्कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं होता, लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कुछ कंपैरिजन जो हमको देखना था प्रेसिडेंशियल फॉर्म से और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये जो है ये अमेरिका का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ पे 2 हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, एक सीनेट होता है। सीनेट जो होता है अपर हाउस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। तो इन दोनों सिस्टम को किस तरह से बिठाया है, ये कला देखिए BR अम्बेडकर साहब और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी ये कला देखिए कि उन्होंने मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, दुनिया कुछ भी कहती रहे कि ये जो है बैग ऑफ बोरोइंग है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, ये तो चुरा लिया और इतना लंबा साइज़ बना दिया, अपना कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, तो दुनिया कहती रहे। लेकिन हमारे देश के लिए जो अच्छा है
हमारे लोगों के लिए जो अच्छा है, चाहे वो हमको कहीं से मिला हो, हमको जो है चाहे हमको 3 साल लग गए हों अपना संविधान बनाने में, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का मिक्सचर किया गया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से कैसे डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे जो है वो नॉमिनल हेड जो है वो किंग है, वंशानुगत है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे रिपब्लिक है। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल सुप्रीमेसी है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से इंडिया में कैसे अलग है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से इसलिए अलग है क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की, वो अमेरिका से थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है और इंडिया में जो है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ फॉलो होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट कोई अगर ऐसा कानून बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, यानी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह पार्लियामेंट जो है वो मेजर पोर्शन, पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट जो है जो ज़्यादातर पोर्शन जो है उसको अमेंड कर सकती है अपने पावर से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी एक विशेषता है कि बताया गया है स्टार्टिंग में ही, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है वो प्रीएम्बल ही आता है। ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका क्या माइंडसेट था, वो अब क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस माइंडसेट के थ्रू जो है ये पूरा संविधान लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमको आइडियल्स पता लग जाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके जो है मूलभूत सिद्धांत क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमको पता लग जाता है। और जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ शब्दों पे बहुत जोर दिया गया है, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यानी कि संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, और वेलफेयर स्टेट, जिससे कि मतलब सभी की भलाई के लिए जो स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी फॉर द पीपल फॉर प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा बढ़ाना। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब जो है समानता, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक इंसान की डिग्निटी को मेंटेन करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को कायम करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि और विशेषता क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और विशेषता ये है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्या गारंटी करता है, वो सभी नागरिकों को जो है फंडामेंटल कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जिसको लेके वो अगर उनको वो नहीं मिलता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर लोअर कोर्ट्स में जाके अपना जो है अधिकार वो ले सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो पार्ट 3 है उसमें 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है आपका अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कौन सा धर्म आपको अपनाना है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है आपको। फिर उसके बाद से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर और पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल राइट टू वोट दिया गया है, सभी आदमी, औरत, पुरुष कोई हो, ठीक है, महिला पुरुष, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, सभी जो भी 18 वर्ष से ऊपर है सभी लोग जो है वोट दे सकते हैं। फिर उसके बाद से सिंगल सिटीजनशिप, मैंने आपको बता दिया कि कॉमन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है, यहाँ अलग अलग राज्यों से हैं आप तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और आप किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको कानून से उतना ही इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा जो वहाँ से पहले से वहाँ के नेटिव लोगों को जो मिल रहा है।
ठीक है। थ्री टायर गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, थ्री टायर गवर्नमेंट में क्या है, थ्री टायर गवर्नमेंट जो है वो पहले ओरिजिनली तो थ्री टायर गवर्नमेंट नहीं थी, ओरिजिनली टू टायर गवर्नमेंट ही थी, सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, लेकिन 73वें और 74वें अमेंडमेंट के थ्रू जो है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई गई ताकि जो है ग्राम स्वराज आ सके, ग्राउंड लेवल पे जो सबसे नीचा तबका है शासन का या प्रशासन का या सरकार का, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको एक संवैधानिक आपको वैधता मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से 73वें 74वें अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। इसके अलावा जो है 2 शेड्यूल भी जोड़े गए, शेड्यूल नंबर आपका 11 और 12। फिर उसके बाद से इसको ये क्या है, जो गांधी जी का एक सपना था ना कि सेल्फ फंक्शनिंग विलेज हो, ग्राम स्वरोजगार हो, सर्वोदय हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ से आती हैं ये। अब हम देखते हैं, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हमने आज पढ़ा है, उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म। फिर उसके बाद से कल हम जो है, कल हम क्या करेंगे, कल हम कुछ ये सेलियन फीचर के ऊपर जो कुछ क्रिटिसिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है भारतीय संविधान के बारे में, वो देखेंगे। फिर उसके बाद से हम अपना मेन प्रिएम्बल, फिर उसके बाद से हम आर्टिकल्स और पार्ट्स पे आ जाएंगे, वो करेंगे। अब हम कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी निम्न में से कौन संविधान सभा का क्या था, कानूनी सलाहकार था। ऑप्शन है हमारे पास बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, बी एन राव और जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो हमने पढ़ा ही है, ये बी एन राव जी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देशिका को प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय और के एम मुंशी। तो इसका आंसर हम जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, कनाडा, रशिया। भारतीय जो फेडरेशन है वो किसके पैटर्न पे है, तो ये हमने देखा कि भारतीय जो फेडरेशन है वो कैनेडियन फेडरेशन पे डिपेंडेंट है, मतलब उस पे बेस्ड है कि इसमें क्या है कि जो राज्य होते हैं वो उनको अधिकार नहीं होता है कि वो संघ से अलग हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा हाँ ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम कर रही है तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब ये इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में यानी संसद के रूप में, लोकसभा के रूप में काम कर रही थी तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तब अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, जीवी मावलंकर साहब, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर, यानी जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा द्वारा किसके तहत बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स प्रपोजल 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। तो बताइए किसके अंदर बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, संविधान सभा का जो आइडिया है, ठीक है, जो विचार है, सबसे पहले किसने रखा था। तो हमने जब आपको ये पढ़ाना चालू किया था तभी हमने बताया था कि एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे 1934 में उन्होंने इसका आइडिया रखा था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए एम एन रॉय, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल पूछा है तो ये प्रेजेंट का पूछ रहा है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल्स थे, 8 थे, लेकिन एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12।
इज पूछ रहा है, वॉज नहीं था, तो इज में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अगर वॉज पूछेगा तो इसमें पूछ लेगा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या कितने थे, तब हम 8 लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी फ्रैंक एंटनी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर सभी को मालूम है, बी आर अम्बेडकर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर केसी वियर ने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा है कि ये क्या है? मोस्ट फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरल, वीक फेडरेशन या फिर स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। तो केसी वियर साहब ने कहा है कि ये क्वासी फेडरल है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, तो ये क्वासी फेडरल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड पास्ड ऑन। कब पास हुआ था, कब और अडॉप्ट हुआ था? तो इसकी डेट क्या है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1947। तो कब हुआ था ये? 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन जो है सबसे अच्छी तरह से एक संसदीय सरकार को परिभाषित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है, मतलब कि आपस में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यानी विधायिका और कार्यपालिका का आपस में अच्छा गठजोड़, ये, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, पृथकता का सिद्धांत, शक्तियों की पृथकीकरण का सिद्धांत, सॉरी थोड़ी हिंदी मेरी वीक है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी सख्त संविधान। तो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इनमें से सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है ए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरा नाम नहीं है? ए वेस्टमिंस्टर सिस्टम, बी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सी कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। हमने देखा था कि वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन की जो संसद है वो एक जगह पे है, वो वेस्टमिंस्टर है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। कैबिनेट गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम नहीं बोला जाता है। अमेरिकन सिस्टम को क्या बोला जाता है? अमेरिकन सिस्टम को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि कहाँ गया? ये तो हो गया था, हाँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने तरह के राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं? 5, 6, 7, 9। तो मैंने आपको बताया था 6 तरह के हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। फिर उसके बाद से आपका वो रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो इस तरह 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हाँ आपको कहीं लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला है या फिर मुझसे अनजाने बस कुछ गलत हो गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये गलत था, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।